हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द अचीवमेंट पॉइंट्स में। मैं हूं पिंटू कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं बायोलॉजी का यूनिक टॉपिक, और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है पौधों में नियंत्रण और समन्वय। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले वीडियो में मैंने एक बहुत ही प्यारा टॉपिक उठाया था जिसका नाम था नियंत्रण और समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपको वह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आज हम उसी टॉपिक के अगले पार्ट को यहाँ पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि पौधों में तंत्रिका तंत्र अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। लेकिन कैसे? तो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं हार्मोन्स। तो आज हम उसी हार्मोन के बारे में आपको डील करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर हार्मोन जो है कौन कौन से हार्मोन्स है जो पौधे में इस प्रकार के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्थापित करते हैं। ठीक है, आपने कभी भी किसी भी पौधे को इस अनुरूप नहीं देखा होगा कि उसमें जब वृद्धि हो उनकी तनाएं शाखाएं निकले और कुछ इस तरह से बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। अगर ऐसा गुण शो करता है पौधा तो समझेंगे कि उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं स्थापित हो रहा है। सपोज दैट ऐसा अगर होता है तो जानते हैं क्या होगा। अगर किसी भी पौधे की डाली बढ़ती गई तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वह डाली उस पौधे से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना, वो टूट जाएगा, जिसके कारण कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्थापित नहीं कर पाएगा। तो आज हम जानेंगे कि इस प्रकार के पौधों में जो पौधे हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित होता है। तो आइए हार्मोन्स के बारे में हम जानते हैं, कौन से हार्मोन्स हैं और कौन कौन से हार्मोन्स इस प्रकार के जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पौधों में स्थापित करते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में। ये पादप हार्मोन है और यह पौधों में क्या करता है, तो देखिए यह पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में क्या करता है, मदद करता है। यह पौधों में कोशिका विभाजन करेगा, कोशिका दीर्घन करेगा, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कोशिका विभाजित होगी और कोशिका दीर्घन होगा तो जाहिर सी बात है पौधे को कोई ना कोई अंग में वृद्धि जरूर होगी, है ना। तो आइए बताते हैं कि वो पौधों में वृद्धि कहाँ होगी। तो देखिए पौधों में के तने में वृद्धि होगी। जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका दीर्घन होगा, तो पौधे के तने जो होंगे वो क्या होंगे, वो उनमें वृद्धि होगी। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। तो ये हार्मोन्स के बारे में आपको समझ में आया। ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो कि पौधे के तने में क्या करता है, वृद्धि करता है। लेकिन कैसे करता है ये भी मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो है वो है जिबरेलिन्स। क्या है? जिबरेलिन्स। अब मैं आपको बता दूं कि यह ऑक्सीजन की तरह ही कार्य करता है। ये भी ऑक्सीजन की तरह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें खासियत ये है कि इसके उपस्थिति के कारण जो फल और फूल होंगे पौधों में, उनमें एक बड़ा सा साइज जो होगा, वो बड़ा सा साइज किसके कारण उपस्थित होगा, तो ये जिबरेलिन्स के कारण। किसके कारण? जिबरेलिन्स के कारण ही फल और फूलों के बड़े आकार आ पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसी के कारण पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जिबरेलिन्स आखिर क्या करता है। ये ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है, जिसके कारण इनमें भी पौधे के स्तंभ में लंबाई में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ ये पौधों में फल और फूल को क्या करता है, एक बृहत आकार प्रदान करता है। चलते तीसरे हार्मोन के बारे में। तीसरा हार्मोन क्या है? तीसरा हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है ये समझना है। देखिए ये पौधे के जड़ में संश्लेषित होने वाला हार्मोन है। ये कहाँ संश्लेषित होगा, तो जड़ में, और यह कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करेगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करेगा। बाबू मैं आपको बता दूं कि यह जीर्णता को भी रोकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर जीर्णता क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सीड, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसको हम प्लांट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सीड से बीज नहीं निकल पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब वो बीज नहीं निकलेंगे उससे, यानी कि वो अंकुरित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनमें जीर्णता आ गई है। क्या आ गई है? जीर्णता आ गई है। जीर्णता के उपस्थिति के कारण ही पौधे सीड्स अंकुरित नहीं होंगे। तो इस जीर्णता को रोकने का काम जो है वो साइटोकाइनिन ही करता है। ठीक है, जिसके कारण एक बीज से क्या होता है, बीज अंकुरित हो पाता है और एक बेबी प्लांट को बर्थ कर पाता है, यानी कि जन्म दे पाता है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि क्या होता है कि यह पर्णहरित को, जो साइटोकाइनिन होता है वो पर्णहरित को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, जिसके कारण जो पौधे होते हैं, पर्णहरित तो समझ में आता होगा कि पौधे की पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही होता है। तो पर्णहरित को क्या करता है, काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, जिसके कारण पौधे की पत्ती हरी और ताजी बनी रहती है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। अगला है एब्सिसिक एसिड। आपको नाम से ही पता चलता होगा एसिड। यह एक रासायनिक यौगिक है। क्या है? यह एक रासायनिक यौगिक है जिससे किसी भी पौधा पर छिड़कने पर उनकी पत्तियां क्या हो जाएगी, पौधे से शीघ्र ही विलीन हो जाएगी। अगर किसी भी पौधे पर इसको छिड़क दिया जाए तो पता है क्या होगा, तो इनकी जो पत्तियां होंगी वो पत्तियां क्या होंगी, उस प्लांट से
अलग हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएगा, वो पत्ती विलीन हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बाबू कि जब पौधे की पत्तियां विलीन हो जाएगी तो पत्ती को रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि भोजन जो है इसी पत्ती में बनता है ना। तो जब पत्ती का रसोई घर ही गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पत्ता वो पौधा जो है वो सूखना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और पौधा जो है वो क्या हो जाएगा, सूखना स्टार्ट कर देगा। साथ ही साथ ये देखिए क्या करता है कि यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है, यानी कि यह कोशिका को विभाजित होने से रोक देता है। विभाजित नहीं होने का रीजन क्या होता है, एफसीसी की शुरू होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यह क्या करता है, तो यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। चलते हैं अगले हार्मोन्स के बारे में। लास्ट हार्मोन्स है एथिलीन। बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्राय प्रश्न जो है उठता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है, प्राय पूछता है कि गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो एथिलीन जो है यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, चलिए कहता है कि यह खास करके उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है और यह फूलों और कर है कि यह फूलों, फलों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। और बाबू यहाँ बहुत ही वीवीआई है, कहता है कि अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि अगर फल पकते हैं पौधे में तो किसके कारण पकते हैं बाबू, तो यह एथिलीन के कारण पकते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाता है, फूलों, फलों, पत्तियां तथा जड़ों में उत्पादित होता है और यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। साथ ही साथ इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हार्मोन्स थे जो कि पौधों में क्या करते थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्थापित करते थे। ठीक है, अब जो है मैं जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करेंगे। आज जो था वो पौधों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से हार्मोन्स जो है पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्थापित करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हाँ, एक बात और कहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो का किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के, इसी टॉपिक के अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन सून।